तो मुझे बताओ कोई ऐसी चीज जो तुमने इन 10 सालों में सीखी हो और आज वो तुम्हारे कमाई में काम आ रही हो। उन्हें कुछ ऐसी स्किल सिखाई जाती है जो भविष्य में उनके रोजगार में काम आए। बच्चों को इतने महंगे स्कूल में पढ़ाने के बावजूद बच्चों को कोचिंग लगानी पड़ रही है। भारत में इतना पेपर लीक होता है जितना एक खराब नल से पानी लीक नहीं होता। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके साथ एक बहुत बड़ी समस्या के बारे में बात करूंगा और वो है इंडिया का वर्स्ट एजुकेशन सिस्टम। भारत में आज जो शिक्षा का मॉडल है वो बहुत घटिया है। इसमें बदलाव की जरूरत है। लेकिन क्या आपको मालूम है कि भारत का एजुकेशन सिस्टम असल में भारत का नहीं है, ये अंग्रेजों की देन है। आपको क्या लगता है कि भारत का एजुकेशन सिस्टम होता तो ऐसा होता जिसमें अकबर, बाबर, तुगलक, लोधी इनका इतिहास पढ़ाया जाता, a² + b² ये चीजें पढ़ाई जाती, यूरोपियन कंट्रियों का इतिहास भारत के इतिहास से बेहतरीन बताया जाता? क्या आपको ऐसा पढ़ाया जाता कि यूरोपियन कल्चर भारतीय कल्चर से बेहतर है? नहीं दोस्तों, भारत का शिक्षा स्तर बहुत ऊंचा था। प्राचीन समय में हमारे यहाँ गुरुकुल शिक्षा हुआ करती थी। अब गुरुकुल का मतलब ये मत समझ लेना कि वहाँ पर शिष्य जाकर हवन यज्ञ करते थे। भैया, गुरुकुल वो चीज थी जिसके अंदर 18 से 20 सब्जेक्ट पढ़ाए जाते थे और सब्जेक्ट भी ऐसे वैसे लल्लू पंजू नहीं। इनमें मैथमेटिक्स, एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, युद्ध कला, शिल्प कला, चिकित्सा, भाषा और इकोनॉमिक्स जैसे सब्जेक्ट पढ़ाए जाते थे। हमारे देश में छोटे से लेकर बड़े बड़े गुरुकुल हुआ करते थे और इनके अंदर 200 से लेकर 20,000 विद्यार्थी पढ़ते थे। और जो बड़े गुरुकुल होते थे जिनके अंदर तकरीबन एक साथ में 20,000 विद्यार्थी पढ़ते थे, तो उनके लिए इतने सारे टीचर नहीं होते थे, बल्कि एक ही टीचर 50 ऐसे स्टूडेंटों को पढ़ाता था और वो स्टूडेंट बाकी सभी को पढ़ाते थे। दोस्तों, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि हमारे प्राचीन भारत का जो साक्षरता दर था ना, वो 90% से भी ज्यादा था। हम लोग रट्टा पढ़ाई नहीं करते थे, बल्कि व्यवहारिक और प्रैक्टिकल शिक्षा प्राप्त करते थे। एक बार मेकाले इंग्लैंड की संसद में भारत के बारे में जिक्र कर रहा था। वो बताता है कि भारत में उस समय 7,32,000 गुरुकुल हुआ करते थे। इन गुरुकुलों में 18 सब्जेक्ट पढ़ाए जाते थे और जब बच्चा 21 से 22 साल में अपनी पूरी पढ़ाई करने के बाद जब गुरुकुल से बाहर निकलते थे, तो भैया उनके लिए क्वेश्चन पेपर नहीं होता था कि 3 घंटे क्लास में बैठकर उस क्वेश्चन पेपर को सोल्व करें, बल्कि इन बच्चों की जो बौद्धिक क्षमता थी ना, वो इस आधार पर मापी जाती थी कि इनको कुछ कार्य दिए जाते थे और जो इस कार्य को जितनी बेहतरीन कुशल तरीके से करता था, उसकी बौद्धिक क्षमता उतनी ही बेहतरीन मानी जाती थी। ऐसा नहीं था कि साल भर रट्टा पढ़ाई कर ली और फिर 3 घंटे का 1 घंटे का क्वेश्चन पेपर सोल्व कर लिया, बल्कि उन्हें कुछ ऐसे काम दिए जाते थे जिन कार्यों के आधार पर उनकी कार्य कुशलता को मापा जाता था। ये कितना बुद्धिमान है और इसको क्या काम देना चाहिए। अंग्रेजों को हमारा ये एजुकेशन सिस्टम देखकर बहुत आश्चर्य हुआ और उनको ये लगा कि अगर ऐसी एजुकेशन भारतीयों को मिलती रही तो हम कभी भी इनसे आगे नहीं निकल पाएंगे और ना ही हम इन भारतीयों पर राज कर सकेंगे। इसी वजह से अंग्रेजों ने गुरुकुल शिक्षा को समाप्त किया और उनके जो स्कूल थे वो स्टार्ट किए। दोस्तों, प्राचीन समय में हमारे पूर्वजों को इतना ज्ञान था कि उस समय कई सारी सभ्यताओं का तो विकास भी नहीं हुआ था। विकास तो छोड़ो, बल्कि भैया उदय भी नहीं हुआ था। दोस्तों, हमारे पूर्वजों को चिकित्सा का बहुत ज्ञान था। आज जिस ऑपरेशन को आधुनिक हॉस्पिटल में किया करते हैं, उसे तो हमारे पूर्वज कई साल पहले करते थे। महर्षि सुश्रुत, ये नाम तो आपने जरूर सुना होगा। ये दुनिया के पहले डॉक्टर थे और इन्हें सर्जन ऑफ फादर कहा जाता है। आज जिसे हम लोग ऑपरेशन कहते हैं, प्राचीन समय में उसे शल्य क्रिया कहा जाता था। दोस्तों, एक पुस्तक है जिसका नाम है सुश्रुत संहिता। जब आप इस पुस्तक को उठाकर देखेंगे और पढ़ेंगे तो आप इसमें पाएंगे कि इसमें 125 ऐसे सर्जन उपकरण शामिल है जो आज के टाइम में मेडिकल लाइन में यूज किए जाते हैं। मतलब कि उस टाइम पे ही हमारे पास ये सभी चीजें अवेलेबल थी। भारत को ऐसे विश्व गुरु नहीं कहा जाता है। सुश्रुत संहिता, चरक संहिता और अष्टक हृदय, ये तीनों मिलकर आयुर्वेद को एक नए आयाम पर स्थापित करते हैं। नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में तो आपने सुना ही होगा, जिसे बख्तियार खिलजी ने जलाकर राख कर दिया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि क्या कारण रहे होंगे जिसकी वजह से बख्तियार खिलजी ने इस पूरी पुस्तकालय, इस पूरी यूनिवर्सिटी को जला दिया? दोस्तों, अगर किसी भी देश को नष्ट करना है ना, तो सबसे पहले आप उसकी शिक्षा पर प्रहार कीजिए, उसकी कल्चर पर प्रहार कीजिए, बाकी काम अपने आप हो जाएगा।
इस यूनिवर्सिटी में कई सारी ऐसी दुर्लभ जानकारियां और किताबें मौजूद थी जिनको पढ़ने के लिए लोग विदेशों से आते थे। मतलब कि ये नालंदा यूनिवर्सिटी नॉलेज का खजाना थी। दुनिया की हर प्रॉब्लम का सोल्व इन पुस्तकों के अंदर मौजूद था। इस यूनिवर्सिटी में आविष्कारों की एक लंबी लिस्ट थी। इसके अलावा न जाने कितनी जानकारियों का ये भंडार थी। और जब बख्तियार खिलजी भारत में आया तो उसने देखा कि भारत के लोग तो काफी साक्षर हैं। ये लोग व्यापार, कृषि और कई चीजों में उन्नत हैं। और उसे पता चला कि नालंदा यूनिवर्सिटी की किताबें नॉलेज का अथाह भंडार है और उसी के कारण ये लोग काफी विकसित और संपन्न हैं। इसलिए बख्तियार खिलजी ने इस यूनिवर्सिटी को जला दिया। लेकिन दोस्तों आप मानेंगे नहीं, जब इस यूनिवर्सिटी के अंदर आग लगाई ना तो ये आग कई दिनों तक जलती रही क्योंकि इसके अंदर अनगिनत किताबें मौजूद थी। दोस्तों जब 1947 में भारत देश आजाद हो रहा था तब विंस्टन चर्चिल ने कहा था कि हम लोग तुम्हें आजादी तो दे रहे हैं लेकिन तुम लोग कभी देश नहीं चला सकते। आज देख लो भारत चांद तक पहुंच गया और तुम लोग हमसे पैसे मांग रहे हो। दोस्तों हमारे देश में एजुकेशन एक ऐसी चीज है जिस पर लोग सबसे ज्यादा ध्यान देते हैं। लोगों को लगता है कि एजुकेशन ही एकमात्र ऐसा विकल्प है जिससे हम गरीबी से बाहर निकल सकते हैं। और माँ बाप जब से बच्चा पैदा होते हैं उसकी पढ़ाई में लाखों रुपए बर्बाद कर देते हैं और इसके बाद भी इस बात की कोई गारंटी नहीं होती कि उसकी नौकरी लगी जाएगी या फिर उसे एक अच्छा खासा पैकेज मिलेगा। आज आप देख लो भारत का युवा कितनी पढ़ाई करता है, कितनी डिग्रियां उसके पास मौजूद है, इसके बाद भी वो बेरोजगार होकर घर पर बैठा है। उसके पास कोई काम धंधा नहीं है, छोटे कामों कर नहीं सकता क्योंकि उसको शर्म आती है और जितनी पढ़ाई उसने की है उसके हिसाब से उसे नौकरी नहीं मिलती। तो फिर इतनी पढ़ाई करने के बाद लोगों को लगता है कि काश पढ़ाई में इतना टाइम बर्बाद किया, इतना पैसा बर्बाद किया, इसकी जगह अगर किसी धंधे में लगाते तो आज धंधे में 4 चांद लग जाते। देखो हमारा एजुकेशन सिस्टम कैसे आपको जाल में फंसाता है। जब आप कक्षा 1 से 10वीं तक पढ़ते हैं तो आपको केवल रट्टा विद्या पढ़ाई जाती है। चलो मुझे बताओ कोई ऐसी चीज जो तुमने इन 10 सालों में सीखी हो और आज वो तुम्हारे कमाई में काम आ रहे हो, जिससे आप लोग कुछ रोजगार प्राप्त कर पा रहे हो, कुछ कमा के खा रहे हो। ज्यादातर लोगों का जवाब ना होगा। आप चाइना और कोरिया जैसे देशों में जाकर देख लो, वहाँ पर देश ऐसे ही डेवलप नहीं हो गए। वहाँ पर छोटे बच्चे को कंप्यूटर सिखाया जाता है, वहाँ पर शुरू से ही बच्चों को कोडिंग डिकोडिंग जैसी चीजें सिखाई जाती है। उन्हें कुछ ऐसी स्किल सिखाई जाती है जो भविष्य में उनके रोजगार में काम आएगी। और भारत में क्या है, रटन विद्या, साल भर रटते रहो और उसके बाद लास्ट में एक 3 घंटे का पेपर सोल्व करो। स्कूल ने अलग ही लूट मचा रखी है। इनकी फीस इतनी ज्यादा होती है कि भैया एक आम आदमी अपने बच्चे को स्कूल में नहीं पढ़ा सकता, लेकिन फिर भी माँ बाप जैसे तैसे अपने सारे खर्चों को कम करके अपने बच्चों को स्कूल में पढ़ाते हैं। भले वो लोन ले लेंगे, वो कहीं से कर्जा ले लेंगे, लेकिन अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाएंगे। ये लोग न केवल एजुकेशन बल्कि किताबें, ड्रेसें, एनुअल फीस और पता नहीं क्या क्या। अरे स्कूल वालों, तुम लोग अपने स्कूल का नाम लूटपाट केंद्र काहे नहीं रख देते? और देखो आप बच्चों को इतने महंगे स्कूल में पढ़ाने के बावजूद बच्चों को कोचिंग लगानी पड़ रही है। हमारे जमाने में कोचिंग उन बच्चों को लगाई जाती थी जो बच्चे पढ़ाई में कमजोर होते थे, लेकिन आजकल इंटेलिजेंट लोग भी कोचिंग जा रहे हैं। 10th या 12th के बाद जब आप एग्जाम की प्रिपरेशन करते हो तो आपको कई सालों तक वैकेंसी निकलने का इंतजार करना पड़ता है। फिर जैसे तैसे दिन रात पढ़ाई करके एग्जाम की तैयारी करते हैं और उसके बाद में बसों और रेलगाड़ियों में धक्के खाते हुए एग्जाम सेंटर तक पहुंचते हैं, वो भी दूसरे जिलों में। और अगर आप 1 मिनट भी लेट हो गए ना तो आपको एग्जाम सेंटर के अंदर नहीं घुसने दिया जाता। 5 मिनट लेट हो गया, एग्जाम नहीं देने दिया गया है। ये जो सेंटर वाले हैं इतना बेशरम हो चुके हैं। और मान लीजिए जैसे तैसे अगर आपने एग्जाम दे भी लिया तो अगले दिन खबर आती है कि बड़ी खबर की बीएसएससी पेपर लीक पर। ये बड़ी खबर है। पेपर लीक हमारे देश में बस यही होता चला आ रहा है। भारत में इतना पेपर लीक होता है जितना एक खराब नल से पानी लीक नहीं होता। अब भाई साहब क्या करेंगे ऐसे एजुकेशन सिस्टम का? नौकरी लग गई तो ठीक, वरना आपका सारा टाइम बर्बाद, आपका पैसा बर्बाद। अब ऐसी सूरत में बच्चे या तो क्विट कर जाते हैं यानी कि सुसाइड कर लेते हैं, या फिर कहीं पर 8-10 हजार की मजबूरी में आकर जॉब करनी पड़ती है और फिर पूरी लाइफ ऐसे ही धक्के खाते रहेंगे। तो बस यार आज के वीडियो में इतना ही। लेकिन अगर आप जानना चाहते हैं कि भारत में बच्चे इतने सुसाइड क्यों कर रहे हैं तो इस वीडियो पर क्लिक करके इसे भी देखो।